Hello everyone, this is Ankita Datta Bajpai, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the third part of Lecture 3 of System of Particles and Rotational Motion. ठीक है, तो इस पार्ट में भी हम क्वेश्चन से ही डील करेंगे. So the first question is that two masses m1 and m2 are connected by a spring of spring constant K and are placed on a frictionless horizontal surface. Initially, the spring is stretched through a distance x naught when the system is released from rest. Find the distance moved by the two masses before they again come to rest. ठीक है, चलिए. तो गिवन इंफॉर्मेशन से सबसे पहला काम जो है हम डायग्राम बनाएंगे. फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आप बिना डायग्राम का अटेम्प्ट बिल्कुल मत कीजिए, है ना. डायग्राम बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम. सो हियर इज द डायग्राम. वी हैव टू ब्लॉक्स जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है. दिस इज अ लाइट स्प्रिंग एंड इनिशियली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x नॉट. तो अगर कैपिटल L इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा? L प्लस x नॉट. ठीक है, and the system is released from rest. So these are the keywords that we need to keep in mind, है ना, कि जिस इंस्टेंट पर जो इनिशियल इंस्टेंट है उस टाइम पर हमारा दोनों ब्लॉक जो है उसको रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट. ऑलराइट, so now let me declare the system. मैंने अपना सिस्टम माना है both the blocks plus the spring. System is spring plus both blocks. Now the net external force acting on the system is 0. Therefore, we can conserve momentum. Now, what is the initial momentum of the system? Initial momentum of the system is equal to 0. तो किसी भी इंस्टेंट पर हमारा सिस्टम का जो मोमेंटम होगा इट हैज टू बी 0. ठीक है, क्योंकि मेरा मोमेंटम कंजर्व्ड है. इनिशियली मोमेंटम मेरा 0 है, स्प्रिंग तो मेरा लाइट है, तो इसके मोमेंटम के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे. और जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनको हमने रेस्ट से रिलीज किया है, तो इन दोनों का भी इनिशियल मोमेंटम है 0. तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है 0. तो किसी भी इंस्टेंट पे जब हम इनका इस सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 ही आना चाहिए. ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि जब हमने सिस्टम को रिलीज किया तब जो फोर्स लग रहा है ऑन m1 बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इट इज टुवर्ड्स राइट. एंड m2 पर जो फोर्स लग रहा है इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो ये दोनों अब एक दूसरे के करीब आएंगे और एक इंस्टेंट आएगा जब हमारा स्प्रिंग जो है वो अपना नेचुरल लेंथ को अटेन कर लेगा. और इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग अब इन दोनों मासेस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा. लेकिन हमारा जो मास है, ये जो दोनों ब्लॉक्स है, वो एब्रप्टली रेस्ट पर नहीं आ जाएगा इस इंस्टेंट पर, क्योंकि इस पर तो फोर्स लग रहा था ना थोड़ी देर से. तो इसने कोई स्पीड गेन कर लिया होगा तब तक, है ना. इन दोनों ने एक स्पीड गेन कर लिया होगा और ड्यू टू इनर्शिया दे विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर. तो जैसे ही ये दोनों ब्लॉक्स जो है एक दूसरे के तरफ मूव करने लगेंगे इस इंस्टेंट के बाद, तो ये दोनों स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगेंगे. तो स्प्रिंग को वापस से ये चीज अच्छा नहीं लगेगा और स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होने लगेगा इस इंस्टेंट के बाद, इन दोनों ब्लॉक्स पर वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. m1 पर टुवर्ड्स लेफ्ट एंड m2 पर टुवर्ड्स राइट. ऑलराइट, तो हमें दिख रहा है कि यहां पर जो स्पीड यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था ऑफ m1 इट वाज टुवर्ड्स राइट और फोर्स लगना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट. और m2 के साथ भी यही होगा. m2 का वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट और फोर्स लगना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, जैसे ये दोनों ब्लॉक्स जो है स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेंगे. तो एक टाइम आएगा जब इन दोनों ब्लॉक्स के स्पीड को वो
रिड्यूस करने लगेगा, बिकॉज कंप्रेशन जैसे जैसे होता रहेगा स्प्रिंग पर, स्प्रिंग तो इनको उल्टे डायरेक्शन में धक्का मारने लगेगा, तो धीरे धीरे ये दोनों ब्लॉक्स जो है फिर से सेम, फिर से जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा एट द सेम टाइम। ये दोनों ब्लॉक जैसे ही M1 रेस्ट पर आएगा उसी इंस्टेंट पर M2 भी रेस्ट पर आ जाएगा। अब मैंने क्यों बोला कि दोनों सेम इंस्टेंट पर रेस्ट पर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो, तो किसी भी इंस्टेंट पर सिस्टम का जो मोमेंटम है वो जीरो ही होना चाहिए, तो इस इंस्टेंट पर भी नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी जीरो। तो जैसे ही M1 रेस्ट पर आएगा और M2 को भी उसी इंस्टेंट पर रेस्ट पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसी इंस्टेंट पर M2 रेस्ट पर नहीं आया तो इस सिस्टम के पास मोमेंटम आ जाएगा विच इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही सेम इंस्टेंट पर रेस्ट पर आएंगे और इस वक्त जो है स्प्रिंग पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ऑलराइट, एंड व्हाट विल बी द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? अब जो है स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा L माइनस एक्स नॉट, द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग वुड बी एक्स नॉट। अब ये मैंने कैसे डिटरमिन कर लिया दैट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग वुड बी एक्स नॉट? क्योंकि हमें पता है दैट external force acting on the net external force acting on the system is zero and there is no dissipative force acting on the system, so mechanical energy of the system would be conserved। तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है इट वाज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना, क्योंकि ये दोनों को तो हमने रेस्ट से छोड़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या है इनिशियली? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और फाइनल जिस मोमेंट पर हम देख रहे हैं इस मोमेंट पर भी जो है द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज जीरो, है ना, इस मोमेंट पर भी जो है दोनों ब्लॉक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आ गए हैं। एंड द मैकेनिकल एनर्जी, the final mechanical energy would be same as the initial mechanical energy। तो final mechanical energy is also of the form of in the form of potential energy of the spring। तो स्प्रिंग में भी जो है कंप्रेशन हैज टू बी द सेम एज द एलोंगेशन, है ना, क्योंकि ये जो मैकेनिकल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी हमारा इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ओनली, क्योंकि इस इंस्टेंट पर भी हमारा जो दोनों ब्लॉक है वो रेस्ट पर आ जा रहा है। गॉट द पॉइंट? अब इस इंस्टेंट के बाद इन दोनों के ऊपर अभी किस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं? M1 पे टुवर्ड्स लेफ्ट एंड M2 पे टुवर्ड्स राइट। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। फिर से एक इंस्टेंट आएगा जब हमारा जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ को अटेन कर लेगा। इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग M1 M2 पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा M1 और M2 पर कुछ देर से फोर्स लग रहा था कंटिन्यूसली, तो इन दोनों ने कुछ एक स्पीड अटेन कर लिया होगा, है ना। M1 जो है वो इसका वेलोसिटी वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट एंड M2 का वेलोसिटी वुड बी टुवर्ड्स राइट एट दिस इंस्टेंट। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया दे विल कंटिन्यू टू मूव इन देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस। तो वापस से अब ये जो स्प्रिंग है फिर से एलोंगेट होना शुरू होगा, और जैसे ही एलोंगेट होना शुरू होगा फिर से द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वुड बी opposite to the direction of their respective velocities, and again the spring will get elongated, है ना। so this process will continue। तो कैसे हो रहा है? सबसे पहले हमारा इनिशियल स्टेज था जब हमने इस सिस्टम को रिलीज किया, तो यहां से वो इस स्टेज पर आया, फिर यहां से इस स्टेज पर आया। इनिशियल से ये द स्प्रिंग अटेन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, उसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, फिर जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो उसके बाद फिर से स्प्रिंग मेरा एलोंगेट होने लगा। फिर जब नेचुरल लेंथ अटेन कर लिया, ये जो मासेस है दे विल कंटिन्यू टू मूव इन देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन, और उसके बाद फिर से स्प्रिंग मेरा एलोंगेट होगा, और उसके बाद वापस से फ्रॉम यहां से यहां तक ये वाला स्टेज आता रहेगा। तो इट विल कंटिन्यू द प्रोसेस, है ना। ये प्रोसेस जो है
कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है एक पीरियोडिक मोशन जैसा हम ऑब्जर्व करेंगे एंड वी विल बी स्टडिंग दिस इन द चैप्टर एसएचएम एज वेल, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस सिचुएशन जब मैक्सिमम कंप्रेशन है और द इनिशियल सिचुएशन जहां पर हमने जहां पर हमने सिस्टम को रिलीज किया था जब हमारा स्प्रिंग elongated था। ऑल राइट, सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? पहले लेंथ था L प्लस एक्स नॉट और फिर फाइनल वो मोमेंट जहां पर हमारे दोनों मासेस फिर से आर कमिंग अगेन टू रेस्ट। उस इंस्टेंट पर लेंथ कितना है स्प्रिंग का? L माइनस एक्स नॉट। तो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वुड बी L प्लस एक्स नॉट माइनस L माइनस एक्स नॉट। तो ये कितना आ गया? 2x नॉट। नाउ let x1 be the distance moved by m1. Let us say कि m1 ने x1 डिस्टेंस मूव किया और m2 ने x2 डिस्टेंस मूव किया। ऑल राइट, तो फिर we can say that x1 plus x2 is equal to 2x naught, है ना? Now in case of two mass system जिसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, उस केस में हमें पता है कि अगर m1 आ रहा है x1 और m2 आ रहा है x2, then m1 x1 is equal to m2 x2, है ना? Provided that the center of mass of this two mass का जो center of mass है वो रेस्ट पर है, then we know this condition, है ना? तो हमें ये दो इक्वेशंस मिल गए। दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी कैन डिटरमिन दी x1 एंड x2 और यही हमें डिटरमिन करना था, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मासेस, है ना? द फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट, यानी कि वी नीड टू डिटरमिन x1 एंड x2। हियर आई हैव सॉल्व्ड बोथ द इक्वेशंस फॉर यू गाइस। ठीक है, विच इज वेरी वेरी ट्रिवियल। यहाँ से मैंने x2 डिटरमिन कर लिया और x2 को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और यहाँ से मेरा x1 आ गया। सो x1 इज इक्वल टू 2m2 x नॉट बाई m1 प्लस m2 और x2 हमें पता है इट इज m1 बाई m2 इंटू x1। x1 के बदले में मैंने जो मुझे वैल्यू मिला उसे मैंने पुट कर दिया और मेरा x2 भी आ गया। सो दिस इज माई x1 एंड x2 विच आर द डिस्टेंस मूव्ड बाई m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पर लेट अस समराइज द एंटायर थिंग। वी हैड अ टू ब्लॉक सिस्टम जहां पर ये जो दोनों ब्लॉक्स है वो एक लाइट स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 और इस सिस्टम को जो है हमने रेस्ट से रिलीज किया है। बिकॉज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या है? 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0। तो हमारा सेंटर ऑफ मास वुड कंटिन्यू रिमेन एट रेस्ट और ऐसा लग रहा है कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो एक दीवार की तरह है जिसके पास ये दोनों ब्लॉक्स जो है साइमल्टेनियसली अप्रोच कर रहे हैं और उसके बाद साथ में दूर जा रहे हैं, फिर अप्रोच कर रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं। इस तरीके का हमें मोशन देखने को मिलेगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तब मुझे ऐसा ही लगेगा कि ये दोनों मासेस जो है वो मुझे अप्रोच कर रहा है और उसके बाद दूर जा रहा है, अप्रोच कर रहा है और दूर जा रहा है। ऑलराइट, चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नाउ। A block of mass m1 denoted by small m is placed on a triangular block of mass m2 denoted by capital M, which in turn is placed on a horizontal surface as shown. Assuming frictionless surfaces, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end. यानी कि जब ये स्मॉलर ब्लॉक
नीचे पहुंच जाएगा, हमें ट्रायंगुलर ब्लॉक का उस टाइम पर वेलोसिटी डिटरमिन करना है। ऑल राइट, ओके, सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वापस से इसी डायग्राम को बना दिया। तो बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखें, जब ये स्मॉल ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आने लगेगा, तो ये जो स्मॉल ब्लॉक है इस वेज पर नॉर्मल लगाएगा। ऑलराइट, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वो इस वेज को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया है कि m2 का जो वेलोसिटी होगा, the possible direction of the velocity of m2 would be towards left। ये हो गया v2। अगर मैं इस छोटे से ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करूं वेज पे बैठ के, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये जो छोटा ब्लॉक है वो अलोंग द इंक्लाइन नीचे जा रहा है, और इसी वेलोसिटी को मैंने बोल दिया v1। ऑलराइट, which is the velocity of m1 with respect to the wedge। So v1 vector जो है, it is velocity of the block with respect to wedge, which can be written as velocity of the block with respect to ground minus velocity of wedge with respect to ground, है ना। तो यहां से मुझे velocity of the block with respect to ground मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, velocity of block with respect to wedge plus velocity of wedge with respect to ground। अब ये दोनों वेक्टर्स हमें पता है, velocity of block with respect to wedge is nothing but v1 vector and velocity of the wedge with respect to ground is v2 vector। तो हमें velocity of the block with respect to ground मिल गया। ऑल राइट, सो ये रहा मेरा ब्लॉक m1, ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितना आ गया मेरा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, यानी कि ये रहा मेरा v1 वेक्टर विच इज डाउन द इंक्लाइन एंड दिस इज v2 वेक्टर, ठीक है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। सो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर मैं एक डैश लाइन बनाऊं which is the horizontal direction, तो ये वाला एंगल जो है this would be अल्फा। तो v1 भी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल ही बना रहा है, तो v1 जो है यहां से मुझे क्या मिल गया, दैट इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब एक बार फाइनली हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल चुका है। तो फॉर वेज हमें मिल चुका है, इसका मास जो है इट इज m2 एंड its velocity is towards left which is v2, and for the block क्या मिल गया है, that इसका मास is m1 और इसका velocity is v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, और v1 जो है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो यहां पर अगर मैं इस छोटे ब्लॉक और इस वेज को अपना सिस्टम मान लूं, तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है इट वुड बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द वेज, एंड इस पर m1g लग रहा है एंड इस वेज पर जो है m2g लग रहा है। एक्स एक्सिस के अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ऑलराइट, नाउ इनिशियली द ब्लॉक्स वेयर एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द सिस्टम इज 0, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस हैज टू बी 0। ऑलराइट, so magnitude of momentum along negative x-axis should be equal to the magnitude of the momentum along positive x-axis, है ना। तो let us write the equation।
तो इन along the negative x axis मेरा कितना मोमेंटम है, m2 का मोमेंटम होगा m2 into v2 एंड ब्लॉक का नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा m1 into v2। ऑलराइट, अब बात करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग m2 का तो कोई मोमेंटम नहीं है। m1 का कितना मोमेंटम होगा, m1 into v1 cos अल्फा। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, है ना, क्योंकि सिस्टम पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रहा और इनिशियली जो है हमारा ब्लॉक h हाइट पर था, है ना, और फाइनली हमारा जो छोटा वाला ब्लॉक है वो नीचे आ गया। तो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड एज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑलराइट, तो कितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, m1 gh is equal to, this is the loss of potential energy which will be reflected as the gain in kinetic energy of the system, यानी कि half m1 velocity of block with respect to ground, speed of the block with respect to ground का square plus half m2 v2 square. All right, now we need to determine the speed of the block with respect to ground, यानी के velocity of block with respect to ground वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो दिस वुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, है ना। यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया दैट v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एंगल इज पाई माइनस अल्फा एंड हमें तो vbg का स्क्वायर चाहिए। सो vbg का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2v1 v2 कॉस ऑफ अल्फा। तो इसे हम वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो m1gh इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos अल्फा प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। हमारे पास जो अननोन है वो v1 और v2 है, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है अब। सो वी नीडेड टू डिटरमिन v2, तो इस इक्वेशन मैंने v1 को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। v1 ऑलरेडी इक्वेशन 1 में आई हैड m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 cos अल्फा, तो यहां से मैंने v1 डिटरमिन कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड v1 को जो है मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, है ना, v1 को मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आई हैव डन द एंटायर कैलकुलेशन फॉर यू ऑल। ऑलराइट, तो जहां पर भी रिक्वायर्ड हो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन द कैलकुलेशन। हाउएवर इस कैलकुलेशन को देख करके घबराना नहीं है, इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है भले ही एग्जाम में ना आए बट आपका ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखा है उसका यूज एग्जाम में जरूर आएगा। ऑलराइट, सो whenever and wherever required please pause the screen और कैलकुलेशन को ध्यान से देख ले and the final result that is obtained is we obtained the magnitude of the velocity of the wedge और डायरेक्शन हमें पता ही है, wedge का वेलोसिटी का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया एंड डायरेक्शन भी पता चल गया। ऑलराइट, सो दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, चलो देन, so now we will meet in the next lecture of this chapter. Until then, bye bye.